नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आज ये बहुत दिनों बाद हमने ये वीडियो हिस्ट्री की लेकर के आए हैं। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होंगी वो होंगी पॉलिटी की, यानी इंडियन पॉलिटी की। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा समय नहीं गुजारते हुए आपका तो हम लेकिन पिछली कक्षा का हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा था। हमने उसमें आंदोलन पढ़े थे, 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन यानी जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, बाकी के सारे जितने भी आंदोलन थे वो सारे हमने देख लिए थे, यानी फैक्चुअल डेटा जो था वो सारा देख लिया था। आज हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। हमारे चैप्टर का नाम है धार्मिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसे देखिए, समाज में इसको पढ़ने का, समाज का मतलब आपके एग्जाम में इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए सामाजिक एवं आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बाह्य कारण क्या थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक कारण क्या थे, या दोनों को समाहित करके पूछ सकता है कि सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। यानी ये क्वेश्चन की बेसिक चीजें होंगी। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है और समय आगे बढ़ता है, घड़ी की सुई घूमती है और घड़ी की सुई घूमने के साथ ही समाज में परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। अलग राजा बनते हैं, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, राजा का मतलब अभी वर्तमान में ले लीजिए तो अलग राजा बनते हैं, अलग उनकी नीतियां होती हैं। तो यानी समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता गया। ठीक है, यानी समय बदला और समय के साथ बदला क्या, समय के साथ परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन किस चीज में हुआ, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। ठीक, तो जो परिवर्तन हुआ वो किसके आधार पर हुआ, वो हुआ ज्ञान के आधार पर, वो हुआ विज्ञान के आधार पर, वो हुआ तर्क के आधार पर। यानी कह सकते हैं कि तर्क वितर्क करने की शक्ति समय के साथ में आई। ठीक है, ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे हमारे यहां, धार्मिक और सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में नए नहीं थे। अगर आप इसकी पृष्ठभूमि यानी पीछे जाएंगे तो यदि हम प्राचीन भारत में जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन हुए समाज में। बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म क्यों आया, क्योंकि उस समय की मांग थी बौद्ध धर्म। लोग परेशान हो गए थे आडंबरों से, तो इसीलिए बौद्ध धर्म आया। जैन धर्म आया। इस्लाम धर्म। यानी इस प्रकार से ये क्या था, ये परिवर्तन था, ये आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन था। बौद्ध धर्म का आना, जैन धर्म का आना, इस्लाम धर्म का आना, ये एक आंदोलन था। ठीक है, अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसमें भी कई आंदोलन हुए, जैसे भक्ति आंदोलन,
सूफी आंदोलन। ये क्या था? ये क्या था? ये तर्क के साथ परिवर्तन था। यही तो परिवर्तन है। बौद्ध धर्म का आना, जैन धर्म का आना, इस्लाम धर्म का आना, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये तर्क के साथ परिवर्तन था समाज में, धार्मिक नीतियों में, धर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ। आधुनिक काल की, यानी ये प्राचीन काल हो गया, ये मध्यकाल हो गया, तीसरा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का तो हम पढ़ेंगे ही आज। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए 18वीं सदी में, 18वीं सदी यूरोप में, 18वीं सदी में क्या हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। और ये जो पुनर्जागरण था, इससे एक शब्द निकल करके आया, प्रबोधन। इस चीज को समझिए कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। 18वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। इससे, इस पुनर्जागरण शब्द से एक शब्द निकल करके आया, प्रबोधन। और यह प्रबोधन क्या कहलाता है? यानी इस प्रबोधन का अर्थ क्या है? इस प्रबोधन का अर्थ है तर्क। ठीक, वहीं लौट करके आ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो इसे क्या कहते हैं? तर्क। ये जो पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण का मतलब है इसमें नए नए विचार निकल करके आई, नए नए थ्योरीज निकल करके आई, लोग जागरूक होना शुरू हो गए। तो ये जो पुनर्जागरण हुआ था वो कहां हुआ था? यूरोप में हुआ था। अच्छा, आपको बताऊं मैं, जो विकास शब्द जो है, विकास रहा, विज्ञान रही, ये कहां से निकलते हैं? प्राचीन काल में तो हमारे यहां थे, ये बीच में आकर के विलुप्त हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के समय पर हमारे यहां विज्ञान भी थी, सभी तर्क थे, ये था, लेकिन मध्य में आकर के ये विलुप्त हो गए थे। अब जितने भी लोग इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको, तो वहां ठंडे इलाकों में मिलेंगे। अफ्रीका और एशिया में न्यूनतम, मतलब मध्यम लोग रहते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ था तर्क। और ये जो विकास का कार्यक्रम, पुनर्जागरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, वो यूरोप से शुरू हुआ। और ये भारत में आते आते 19वीं सदी ले गया, यानी पूरी एक सदी खा गया। 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, और 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण होने के साथ में ही लोगों के सोचने में एक परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच में एक परिवर्तन हुआ। और व्यक्ति निकल करके आए, महानुभाव निकल करके आए। कौन? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, तमाम दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समय निकल करके आ रहे हैं और अपने अपने धर्म को, अपने अपने समाज को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आंदोलनकारी भावना लेकर के आ रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत में पुनर्जागरण हुआ। और पुनर्जागरण कहां से आया था? यूरोप से आया था। और पुनर्जागरण से क्या हुआ? तर्क, सोचने समझने की बुद्धि विकसित हुई। लोगों ने सोचना शुरू किया, धर्म के बारे में सोचना शुरू किया, समाज के बारे में सोचना शुरू किया और एक समाज को नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है कि इसके कारण क्या थे, क्यों आया, क्यों हुआ आंदोलन, क्यों मजबूर हुए थे लोग सोचने के लिए? तो लोग मजबूत हुए थे, इसके दो कारण हैं। एक है आंतरिक कारण, ठीक है भाई, और दूसरा है बाह्य कारक।
कारक कह लीजिए या कारण कह लीजिए, एक ही बात है। तो आंतरिक कारण में हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण। तीसरा है राजनीतिक कारण के साथ साथ आर्थिक कारण। धार्मिक कारण। ये 4 कारण मेन हैं, ठीक है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी इसे समझ लेते हैं। यानी हम अभी केंद्र बिंदु किसे मानेंगे? आंतरिक कारण को। आंतरिक कारण में सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। कारण क्या होता है? कारण होता है किसी भी आंदोलन को जन्म देने के लिए, ये जो आंदोलन है इसको जन्म देने के कोई ना कोई उसके पीछे का कारण होता है। हमने 57 की क्रांति पढ़ी और भी उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन पढ़े, बहुत सारी क्रांतियां पढ़ी, उसमें कुछ ना कुछ कारण थे, या तो अंग्रेजों की नीतियां रही हों, तो इसमें भी सेम यही कारण थे। देख लेते हैं कौन कौन से। सामाजिक कारणों में क्या था? धर्म में क्यों परिवर्तन करना चाह रहे थे? सामाजिक कारणों में एक समस्या आ गई थी। कौन सी समस्या? पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या या शिशुवध, शिशुवध। इसके बाद में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा को ले सकते हैं हम इसमें। तो आप देखिए कि पर्दा प्रथा, शिशुवध, सती प्रथा और बाल विवाह, ये सभी क्या थे? सामाजिक कारण। ये बुराइयां थी, ये धर्मों में बुराइयां थी। हिंदू धर्म में थी पर्दा प्रथा, शिशुवध यानी कि कन्या का, जैसे शिशुवध में क्या ले सकते हैं? कन्या की हत्या हुई, मतलब कन्या का जन्म हुआ और उसकी हत्या कर दी। सती प्रथा, जिसका कोई भी पति यदि खत्म हो गया है तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था, ऐसी प्रथा थी। आग में कूद करके अपनी जान देनी पड़ती थी। तो ये कुछ बुराइयां थी। तो जब ये बुराइयां होंगी और भारत के लोग पुनर्जागरण की वजह से सोचना शुरू करेंगे, उसमें विज्ञान लगाना शुरू करेंगे कि इसका तो कोई तर्क ही नहीं बैठ रहा, तो उसे बदलने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बोलिए हाँ, करेंगे। पर्दा प्रथा, शिशुवध, सती प्रथा, बाल विवाह, ये ऐसी अनेकों कारण थे। ऐसे ही राजनीतिक, इतना तो आप लिख लेंगे इसमें। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण क्या थे कि अंग्रेज यहां आए थे। अंग्रेजों का आना और मुगल सत्ता का पतन हो जाना। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के साथ साथ मुगल सत्ता जो थी, जो इतना बड़ा साम्राज्य था मुगलों का, उसका पतन हो गया। और पतन होने के साथ ही यहां पर एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही। अब जो जिसको जैसे करना है वैसे कर रहा था। एक अंग्रेज थे जो अपनी जबरदस्ती की नीतियां भारत के गरीब तबके पर थोप रहे थे। और मैं तो कह रहा हूं गरीब तबका क्या, अमीर तबके पर भी थोप रहे थे। जैसे इन्होंने, अंग्रेजों ने मराठाओं का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, मुगलों का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, इधर सिखों का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। नीचे दक्षिण में देखेंगे तो जो मैसूर के राजा थे हैदर अली, उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। हैदराबाद में चले जाएंगे तो निजाम पूरा खत्म कर दिए। यानी कि कोई एक केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। और अंग्रेज, हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक कारण, और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, शोषणकारी नीतियां, दमनकारी नीतियों ने इस आंदोलन को करने के लिए, अच्छा ये जो आंदोलन कौन करेगा, प्रश्न कौन पूछेगा? आज की सरकार में भी प्रश्न कौन पूछता है? आज
आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी प्रश्न कौन पूछता है? उसमें पूछता है पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति। तो ठीक उसी प्रकार से ये पूछ रहे थे, पढ़े लिखे कुछ व्यक्ति थे हमारे यहाँ, राजा राममोहन राय, 8 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, तो वो पूछ रहे थे कि आप इस प्रकार की नीतियां क्यों लेकर के आ रहे हैं जिससे भारत की जनता का जो शोषण हो रहा है, दमनकारी नीतियां हैं, तो इससे क्या हुआ, एक आंदोलन प्रतीत हुआ। ठीक है। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण तो आपको पता ही है, अंग्रेजों की नीतियां, इसमें भी अंग्रेजों की नीतियां आएगा या भूराजस्व नीतियां। देखिए, आपकी यदि समझ है तो क्वेश्चन याद करने से नहीं, बल्कि यहां से चलती है कलम, यहां से नहीं चलती। जब तक दिमाग में आपके संचार भंडार नहीं होगा चीजों का, आप सोचने और समझने की शक्ति नहीं लेकर के आएंगे, तब तक ये कलम चलेगी नहीं आपकी परीक्षा हॉल में। तो अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियां, अब भूराजस्व नीतियों ने क्या काम किया कि भारत की जनता का दमन करना शुरू कर दिया। दमन का मतलब है आर्थिक मोर्चे पर उन्हें कमजोर बना दिया। पैसा नहीं रहा, पैसा नहीं होगा तो ये सारी, देखिए पैसा नहीं होगा, भारत के लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तभी तो वो शिशुवध करेगा। बताइए, पैसा नहीं होगा तभी तो वो बाल विवाह करेगा। फैक्ट है कि नहीं फैक्ट? तो इसमें अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थीं उसमें आएगा आर्थिक कारण। ठीक, इसमें आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। अब आप इसके बाद में बुक पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में क्या होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियां जो थीं उन्होंने भारत में खुले आम प्रचार करना शुरू कर दिया, आगमन शुरू कर दिया। किसका प्रचार? ईसाई धर्म का प्रचार। जिससे समस्या किसको होगी? हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को। यहां मैं पहले भी बता चुका हूं कि धर्म के प्रति भयंकर कट्टरता है। लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो फिर ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियां आएंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा मुझे बताइए? ये अपने धर्म को, जो ईसाई लोग हैं वो अपने धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? सॉरी, फैलाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? और जहां हिंदू धर्म अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं, ये जो समस्याएं हैं, उसको सुधार करके अपने धर्म का पुनरुत्थान करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो जो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई धर्म का प्रचार, हर बात लिखने की नहीं होती है, यहां समझने की भी होती है कुछ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो दूसरे धर्म हैं, वो मुस्लिम धर्म चाहे हिंदू धर्म हो, उनको हतोत्साहित करना, ये काम था इनका। उनके धर्मों में बुराइयां निकालना, जैसे बोलना कि तुम्हारे यहाँ तो पर्दा प्रथा है, तुम्हारे यहाँ तो सती प्रथा है, लोगों को, स्त्रियों को जला देते हैं, विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है, विधवा पुनर्विवाह लिख लेना, विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं है। तो इन्होंने जो महिलाएं विधवा हो जाया करती थी पहले, उनको कंट्रोल में, जो बच्चे अनाथ हुआ करते थे उनका धर्म परिवर्तन कराया इन्होंने, ईसाई मिशनरियों ने। तो ये वाली बात जो देख रहे थे, वो जो धर्म के
मानने वाले थे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, इन्हें कह सकते हैं कि इन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू करा अपना, और इनको हतोत्साहित करे। फिर हतोत्साहित का मतलब है इनको रोकने का प्रयास किया, और यही आंदोलन का रूप बन गया। तो ये कारण थे, कुछ आंतरिक कारण मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में आते हैं सामाजिक कारणों पर, बाह्य कारणों पर। देखिए, बाह्य कारणों में कौन कौन से कारण आएंगे? बाह्य कारणों में आएंगे, बाह्य कारणों में पहले तो यही आएगा, ईसाई मिशनरियों का आगमन, इसमें भी आएगा ये। का आगमन, ठीक है। ईसाई मिशनरियां आई यहां पर और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस ले सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का क्या अर्थ है कि नए नए जो विचार आ रहे थे, तो और नए नए जो बुद्धिजीवी थे, अंग्रेजों के हों चाहे भारत के लोगों के हों, उनके लेख छपने लगे। किसमें? अखबारों में, मैगजीनों में। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी मैगजीन निकालना शुरू किए, उससे लोगों के बीच में अपने विचार पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे तर्क की भावना अंदर पैदा हुई। तो ये हुआ ना, प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका हुई। तीसरा, यूरोप से आवागमन, यानी भारत के लोगों ने यूरोप जाना शुरू कर दिया, और यूरोप में देखा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के लोग तो केवल भारत में रहते थे ना, बंगाल से महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से गुजरात चले गए, केवल इतना ही करते थे। लेकिन यूरोप वासी कहां घूमते थे? पूरे विश्व में घूमा करते थे। अफ्रीका में, इंडोनेशिया, नीचे दक्षिण में, दक्षिण एशिया, चाहे वो अमेरिका हो, वो पूरे विश्व में घूमा करते थे। उनके अंदर पूरे विचार थे। तो यही बात जब यूरोप से आवागमन हुआ भारतीय लोगों का, राजा राममोहन राय ने बाहर निकलने का प्रयास किया, तब जाकर के पता लगा कि हमारे धर्म में तो कुछ समस्याएं हैं, हमारे समाज में तो कुछ समस्याएं हैं, हमें इन्हें तत्काल बदलना चाहिए। ये कारण बन रहा है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। क्या? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार का क्या अर्थ है कि जब अंग्रेजी शिक्षा का, लॉर्ड मैकाले की नीति पता है आपको? मैकाले की नीति थी कि अंग्रेजी शिक्षा का जितने ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। अब जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होगा, यूरोप की चीजें हमारे यहां तर्क वाद विवाद आएंगे, तो खुद ही हमारे लोगों के मन मस्तिष्क में एक चेतना जागेगी कि क्यों ना हमारे भी धर्म को एक नई चीज मिलनी चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। यही तो बात होगी। तो ये थे कुछ कारण। अब इसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें ये थे देशी, यानी देशी का अर्थ क्या है? भारतीय विचारों से या भारतीय संस्कृति से प्रेरित, और ये थे पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित। भारतीय संस्कृति से प्रेरित और पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित, इसमें दो आते हैं।
एक यथास्थितिवादी, दूसरा है पुनर्स्थापना। ठीक है, पहले इसे समझ लेते हैं कि यथास्थितिवादी कौन थे और पुनर्स्थापनावादी कौन थे। यानी हम आंदोलन के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? आंदोलन के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो भागों में विभाजित था। एक वो लोग थे, एक वो भाग था, लोगों का वो समूह था जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित था। एक लोगों का वह समूह था जो पाश्चात्य का क्या अर्थ है? वेस्टर्न कल्चर मतलब यूरोप से प्रभावित था, यूरोप की संस्कृति से प्रभावित था। ये भारत की संस्कृति से प्रेरित थे, ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे। इसमें भी दो थे, एक यथास्थितिवादी थे और एक पुनर्स्थापनावादी थे। ठीक, यथास्थितिवादी वाले कौन से थे? यथास्थितिवादी वाले वो थे, ये कुछ परिवर्तन नहीं चाहते थे, कुछ परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये कहते थे जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, हमें तो जो चल रहा है वही ठीक लग रहा है। पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है? पुनर्स्थापना का अर्थ ही दोबारा से स्थापना करना। यानी कि ये लोग कहते थे कि भारतीय संस्कृति की, यानी पुरानी चीजों में, पुराने हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं, वेदों में, पुराणों में, उनकी दोबारा से स्थापना। यानी कि यहां पर वो भारतीय शास्त्रों से के सूत्रों को दोबारा से लाकर परिवर्तन करना चाहते थे। अब इसमें पुनर्स्थापनावादी में कौन होगा? पुनर्स्थापनावादी जो थे उसमें मान लीजिए दयानंद सरस्वती। क्यों? दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं था? क्या कहा था बताइए, आप सभी को पता होगा, बैक टू द वेदास, बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने बताया था, देखिए दो प्रकार के हैं भारतीय संस्कृति से प्रेरित, दो प्रकार के, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। स्वरूप भारतीय संस्कृति, पश्चात संस्कृति। भारतीय संस्कृति से प्रेरित जो थे वो यथास्थितिवाद थे और एक ये पुनर्स्थापनावादी थे। यथास्थितिवादी वाले जो थे वो कुछ परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। लेकिन पुनर्स्थापनावादी जो थे वो भारतीय शास्त्रों के सूत्रों को दोबारा से लाना चाहते थे। वेदों में, पुराणों में ये कहते थे कि कहीं बदलाव की जरूरत नहीं है, यदि हम पुरानी चीजों को दोबारा से अपना लें तो हमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें कौन आएगा? उदाहरण दे सकते हैं हम दयानंद सरस्वती का। इन्होंने कहा था बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। और इन्हें बारी से पढ़ेंगे, अभी दयानंद सरस्वती को भी पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाश्चात्य संस्कृति से जो प्रभावित थे उनको। इसमें दो थे, एक थे प्रगतिशीलवादी और एक थे अतिवादी। प्रगतिशील में कौन आएगा? प्रगतिशील में वो लोग थे जो भारतीय संस्कृति, कौन? भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य, ये कहते थे। प्रगतिशीलवादी जो थे वो कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे कुछ अच्छी चीजें लेना और जो यूरोप की व्यवस्थाएं हैं उनसे कुछ अच्छी चीजें लेना। यानी ये मानते थे कि पाश्चात्य को भी अपनाना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान को भी अपनाना चाहिए और भारत में जो है उसको भी रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का मिश्रण थे ये।
ये कहते थे कि हम समाज को जो बदलेंगे वो किस आधार पर बदलेंगे, भारतीय संस्कृति के आधार पर और पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर, दोनों के आधार पर हम बदलेंगे। इसमें उदाहरण कौन ले सकते हैं, आप इसका उदाहरण ले सकते हैं राजा राममोहन राय का, और एक तरीके से विवेकानंद का भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था, कहां, विवेकानंद जी ने बोला था, और उस बात से स्पष्ट होता है कि वो प्रगतिशीलवादी ही होंगे। उन्होंने कहा था, कहां जाकर के 1893 में जो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन शिकागो में, उन्होंने कहा था कि यदि पश्चिम का भौतिकवाद यानी फिजिक्स, वहां का विज्ञान तर्क, यदि पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का मतलब भारत का आध्यात्मिकवाद यदि मिल जाएगा तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी। ये उनके लाइन थे कुछ भाषणों के। तो प्रगतिशीलवादी, अतिवादी क्या थे, ये कुछ ज्यादा ही अति कर रहे थे। अति का मतलब क्या है, ये कह रहे थे कि समाज को बदलो और समाज को ऐसा बदल दो कि पूरा बदल दो, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दो। ये तो भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति भी ला रहे थे, यानी ये पूरा नहीं बदल रहे हैं। और यहां पर ये पाश्चात्य संस्कृति वाले क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति वाले पूरा ही चेंज कर रहे हैं समाज को, पूरा ही, यानी वो एक भी प्रावधान कहां से नहीं लेना चाहते, भारतीय संस्कृति से नहीं लेना चाहते। तो आज की क्लास इतनी ही, ज्यादा लंबी क्लास को अच्छा नहीं लगता है, आप देखने में भी बोर हो जाते होंगे। तो धन्यवाद, बस इतना ही।